Hello, everyone, and welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy. Now, in this video, we'll be discussing the daily editorial analysis of the Hindu. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है एक दिन की। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में 4 जून को जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए उनको कैसे कवर करना है, शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहली चीज के कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको कवर करने चाहिए थे। दी ओनली टू एडिटोरियल्स दैट यू शुड हैव कवर्ड वो है इंडियाज पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन, और दूसरा है टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। नाउ ये जो मैंने एडिटोरियल जो ये टाइटल यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है लेकिन फिर भी स्ट्राइक आउट किया हुआ है, कारण क्या है कि मैं आप लोगों के लिए चाइना स्पेसिफिक एक वीडियो बना रहा हूं। उस वीडियो में आपको चाइना से रिलेटेड सारी की सारी चीजें एक शॉट में, वन वीडियो एंड ऑल सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको कहीं और चाइना के लिए जाने की जरूरत ना पड़े। इस वजह से आपको सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो को ही देखिएगा, इस एडिटोरियल को ना पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत हेवायर जो है आपका जो व्यू पॉइंट है वो जा सकता है। मैं आपको एक कंक्लूसिव मैनर में चाइना और इंडिया के टाइज कैसे रहने चाहिए, सारा का सारा कंटेंट एक साथ कंपाइल करके, अपना कुछ एनालिसिस ऐड करके, वैल्यू एडिशन करके आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं बहुत जल्दी। इस वीक के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नाउ हमें जो दो एडिटोरियल्स कवर करने हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, उससे थोड़ा सा कम ही सही लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से एंड एसेज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। इन दोनों एडिटोरियल्स को देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें हम अपने एसेज में, हमारे आंसर्स में यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्डर। ये चारा है हमारे लिए, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल देखते हैं। इंडियाज पार्लियामेंट, यहां पे पी मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं। इंडियाज पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन। जैसे पार्लियामेंट का पी मिसिंग था, वैसे ही पार्लियामेंट हमारा जो है वो एक्शन से मिसिंग है। हमें किस चीज की जरूरत है, इसको फटाफट से कन्वीन करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं, आप आईटी सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें दो एग्जांपल्स जो है हमारे सामने, एक है कनाडा का पार्लियामेंट, जहां पे करीब करीब 280 parliamentarians out of 338, they had attended the parliament session through video conferencing and they had questioned the government for about 3 hours. So basically parliament का क्या रोल रहता है एक डेमोक्रेसी के अंदर, and why we had chosen पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सभी चीजें इस एडिटोरियल में से निकल कर आने वाली है। सिमिलरली एक एग्जांपल आया यूके के पार्लियामेंट का, इतना एज ओल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेस्टमिंस्टर सिस्टम। जिस वेस्टमिंस्टर सिस्टम की चर्चा हम करते रहते हैं, वेस्टमिंस्टर सिस्टम के ऊपर ही हमारा पूरा, कह लीजिए कि हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड है। वेस्टमिंस्टर एबी इज अ प्लेस इन यूके। वहां पे जो बिल्डिंग है उसको वेस्टमिंस्टर एबी भी बोल देते हैं, वो लोकेशन को बोला जाता है, उसी के बेसिस पे वेस्टमिंस्टर सिस्टम निकल कर आता है, उसी के ऊपर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बेस्ड है। नाउ दैट इवन दैट ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी, उसने भी एक हाइब्रिड मॉडल अपना लिया, जिसमें इन पर्सन और वीडियो अटेंडेंस के जरिए उन्होंने अपने सेशंस कंडक्ट किए। सम कंट्रीज दे हैव हेल्ड सेशंस ईदर इन फिजिकल डिस्टेंसिंग वे, या कई तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे उन्होंने, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, उन्होंने कैसे भी करके अपने पार्लियामेंट्स को कन्वीन किया। नाउ दीज कंट्रीज आर लाइक फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में ये सारी चीजें देखने को मिली। नाउ इनफैक्ट हमारे यहाँ पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अपनी करंट अफेयर सीरीज के अंदर भी। हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स भी कंपाइल हो रहे हैं। आई नो बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है उसके लिए तहे दिल से वेट भी कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि हम लोग करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं पीडीएफ फॉर्म में, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। तो साथ के साथ हमारी वेबसाइट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स ऐसे मिलने वाले हैं जो सीधे तौर पर आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। नाउ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस की देखा, डॉक्यूमेंटेड द प्रोसेस यूज्ड बाय वेरियस नेशनल पार्लियामेंट्स टू मीट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और इसी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के तहत एक निष्कर्ष निकल कर आया कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है, जो ये प्राइड लेता है कि इट इज द एपेक्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो दिखा सकते हैं हम, जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नाउ इट इज नोटेबली एब्सेंट फ्रॉम द लिस्ट।
ये उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है जो इस पेंडेमिक के चलते हुए मीटिंग्स को कन्वीन कर रहे हैं। नाउ पार्लियामेंट हैज अ सेंट्रल रोल इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कारण क्या है? पहली चीज, ये चेक्स और चैलेंजेस रखता है गवर्नमेंट ऑफ द डे को। ये ही है जो सरकार को अपने नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है। सरकार से कोई भी कह लीजिए आर्बिट्रेरी एक्शन होने नहीं देता है। तो आर्बिट्रेरी एक्शन से हमें बचाता है पार्लियामेंट। अब वो पार्लियामेंट के अंदर कैसे भी एमपीज बैठते हैं, लेकिन जब वो सवाल पूछते हैं और लोगों के सामने जब वो रहकर ऐसे सवाल पूछते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए एक वेलफेयर स्टेट इंश्योर करता है, एक वेलफेयर स्टेट इंश्योर करता है। ये टर्म्स आपने यूज करनी है। नाउ अंबेडकर जी ने जब ड्राफ्टिंग कमिटी में वो ये सारी डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर प्रेफर किया था। कारण क्या था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो हायर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें स्टेबिलिटी से क्या लेना देना? जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, इट इज बेटर एट होल्डिंग द गवर्नमेंट टू अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस थ्रू क्वेश्चंस, मोशंस एंड डिबेट्स। हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसेस एज कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में से निकल कर आ रहा है ना। मोशन हो, डिबेट्स हो, क्वेश्चनिंग हो। एंड हम एक्चुअली देखिए, हम जिस दौर से गुजरे थे 1773 से लेके 1947 तक के जिस दौर से हम गुजरे, उस दौर में हमें सवाल पूछना भी अलाउड नहीं था। इस वजह से हमने ये चीज सोची कि इट इज बेटर टू आस्क क्वेश्चंस। ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जैसी चीजें जो हैं ये बाद में आती रहेंगी। when India will be mature enough, India's democracy will be mature enough, उस समय हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। अभी वी आर नॉट दैट मेच्योर। इसी वजह से अंबेडकर जी ने ये बात सोची और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अवॉइड करते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया। नाउ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज दे हैव नॉट मेट फॉर ओवर अबाउट 2 मंथ्स। 2 महीने हो गए, सरकार के किसी भी एक्शन के ऊपर स्क्रूटनी नहीं हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस को सबसे ज्यादा जैसे तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो पीएम केयर्स फंड है, पीएम केयर्स फंड, उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। नाउ दिस इज समवट राइट एज वेल, रीजन बीइंग कि आप कभी भी चाहे सरकारों की बात करें तो सरकार जितने भी खर्चे करती है, उस खर्चे के ऊपर पार्लियामेंट का चेक बैलेंस रहता है, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। पार्लियामेंट सवाल उठाता है कि आपने यहाँ पे पैसा खर्च किया तो उस पैसे में से क्या निकल कर आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी जो सरकार चल रही है, करंट गवर्नमेंट इज वर्किंग अंडर डीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और वो एक्ट ऐसा है जो कि डिजाइंड नहीं है कि वो एपिडेमिक्स को, पेंडेमिक्स को हैंडल कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। उसके अंदर ये नहीं था कि किसी दिन कोरोना वायरस फैल जाएगा तो आप उसको यूज कर लेंगे, नहीं। लेकिन अभी क्या है कि सरकार के पास और कोई चॉइस भी नहीं है। नो अदर लॉ एग्जिस्ट दैट कैन प्रोवाइडेड पावर्स टू इम्पोज अ लॉकडाउन एंड नीडेड टू अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ये लॉकडाउन चाहिए भी था, है ना। तो अब उन्होंने डीएमए को ही यूज किया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ही। लेकिन ऐसा भी समझिए कि जो पार्लियामेंट है वो एक दिन पहले तक, जिस दिन आपने लॉकडाउन अनाउंस किया उससे एक दिन पहले तक मिल रहा था। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर अनदर एक्ट? क्या हम एक अलग से एक ऐसा एक्ट जो आज की सिचुएशन को सूटेबल हो, उसको सूट करता हो, उसके हिसाब से बनाया गया जाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? विच कुड बी रिन्यूड बाय द पार्लियामेंट इफ रिक्वायर्ड, जहां पे हम एक एक्सपायरी डेट दे सकते थे, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम लॉकडाउन बना लगा रहे हैं या फिर हम अनलॉक कर रहे हैं, तो उसमें जो डेट्स हो वो पार्लियामेंट की स्क्रूटनी के द्वारा निकाली जाए। उसमें अगर आप समझें तो माइग्रेंट क्राइसिस जो हुआ वो शायद शायद अवॉइड किया जा सकता था अगर पार्लियामेंट कन्वीन कर रहा होता। रीजन बीइंग ऑल द एमपीज वुड हैव बीन इन एक्शन, इन एक्शन नहीं, इन हाइफन एक्शन, वो कार्यरत रहते तो उनका फायदा हो सकता था। अब हम जानते हैं, अगर हम इसको सीरियस नोट में ना भी लें, थोड़ा मजाकिया तौर पे भी लें, कि एमपीज कुछ खास काम करते नहीं है। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, एमपी से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। नाउ कई कई लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ सिमिलर फैशन में अगर आप समझें, तब भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव दिस प्रिविलेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जब वो सवाल पूछते हैं तो सवाल जैसे ही पूछते हैं तो उससे संवैधानिक धर्म जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो रोबस्ट हो जाता है।
Now what this constitution required was, it requires all the expenditure by the government to be approved by parliament. अब जब पार्लियामेंट ही नहीं होगा तो ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जो सरकार खर्चा कर रही है, वो हेल्थ क्राइसिस के दौरान, वो लॉकडाउन के दौरान, उसके ऊपर कोई भी चेक्स एंड बैलेंस नहीं है. नाउ एमपीज हैव अ ड्यूटी टू शेप द पॉलिसी. सरकार जैसे जैसे पॉलिसी बनाती है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज जो हैं, अपने अपने योगदान देते हैं. जब सवाल पूछते हैं तो कहीं पे नुक नुक एंड कॉर्नर पे कहीं पे कोई भी इशू होता है विद द पॉलिसी, वहां पे एमपीज के इनिशिएटिव्स, उनके क्वेश्चंस की वजह से सुधार लाया जाता है. पॉलिसी जो है वो शेप लेती है, रोबस्ट होती है. रोबस्ट पॉलिसीज आती हैं जिसको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. कारण क्या है कि सारे के सारे एमपीज का आपने योगदान लिया था. वो बात और है कि आप पॉलिटिकल टर्मोइल में फंस जाते हैं, वो बात दूसरी है. लेकिन फिर भी अगर एमपीज का योगदान रहता है तो वो डेफिनेटली, अगर मैंने मान लीजिए आपके सामने एक मान लीजिए एक प्रस्ताव रखा और आप उसमें योगदान देते हैं, तो इट इज लाइकली टू बी अ फैक्ट कि आप उस पॉलिसी में, उस कह लीजिए इनिशिएटिव में आप थोड़ा सा सहमत होंगे. आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन का जो काम हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप मानने लगेंगे कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि आपके खुद के इनिशिएटिव्स उसमें ऐड हो चुके होंगे. Now they represent the concerns of people by raising issues in the parliament as well. तो जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू था, तो जिन जिन जगहों के वो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वहां के एमपीज को आवाज उठानी चाहिए थी. नाउ इट इज डिसहार्टनिंग कि किसी भी एमपी ने ये आवाज उठाई नहीं. अगर उठाई होती तो शायद ये इशू इतना बड़ा एस्केलेट नहीं होता. नाउ देयर इज एन इकोनॉमिक क्वेश्चन as to how economy is to be impacted. ये इकोनॉमी के ऊपर क्या असर रहेगा, वो एक सवाल बनता है, सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी. डिमांड साइड से कैसे, इनकम्स और स्पेंडिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. सप्लाई साइड की अगर हम बात करें तो सप्लाई साइड में भी इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स हैं. हमने लेबर लॉज को अभी धीरे धीरे करके हमने थोड़े समय के लिए उनको रिलैक्स जरूर किया है, लेकिन स्टिल वी हैव सप्लाई साइड इश्यूज, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है. उसके अलावा हमने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी फेस किया ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, जो कि अर्बन पुअर भी हैं और रूरल एरियाज के करीब भी हैं. तो बहुत सारे लोगों को, जब फॉर एग्जांपल यूपी का एग्जांपल मैं दूं, तो यूपी की सरकार ने ये बोला कि जितने लोग वापस आएंगे उनको कुछ समय का राशन मिलेगा, कुछ समय उनको रोजगार भी दिया जाएगा. नाउ सिमिलर एक्शंस शुड हैव बीन टेकन बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट. हम जब भी ये सवाल उठाते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा होगा कि पार्लियामेंट में ही मिलना है, तो मीटिंग कहां होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी मीटिंग की प्लेस फिक्स नहीं कर रखी है. इट डज नॉट प्रोहिबिट मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग या फिर रिमोट मीटिंग्स, जिसको हम कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या जिस तरीके से यूके ने हाइब्रिड मीटिंग्स, हाइब्रिड सेशंस कंडक्ट किए. क्या हम नहीं कर सकते हैं क्या? हमारा संविधान ये अधिकार नहीं देता है, हमें राइट नहीं देता है क्या? देता है. कारण क्या है? संविधान में लिख रखा है प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट की मर्जी है, इट में समन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट बॉडी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है. पार्लियामेंट एमपीज हैं, एमपीज हैं प्लस प्रेसिडेंट है. ठीक है जी, एमपीज प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट. ये याद रखिएगा. लक्ष्मीकांत का अगर आप चैप्टर खोलते हैं पार्लियामेंट वाला, आई थिंक 22वां चैप्टर है, उसको खोलेंगे तो आपको पहले ही पैराग्राफ में ये लाइन मिल जाएगी. नाउ प्रेसिडेंट में समन द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट. तो क्या प्रेसिडेंट भाई साहब जो हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, क्या वो कह नहीं सकते हैं कि हम आज फलाना फलाना, हम आज जो है सीसीडी में मिलेंगे फॉर एग्जांपल? तो ऐसा हम बोल सकते हैं. प्रेसिडेंट में फिक्स एनी प्लेस, एंड वो प्लेस का मतलब ये है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं. और इनफैक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर दोनों के दोनों हाउसेस के अंदर वो ये कहते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो समन इशू करते हैं टू ईच मेंबर स्पेसिफाइंग द डेट एंड डेट एंड प्लेस फॉर द सेशन ऑफ द हाउस. जब सेक्रेटरी जनरल साहब के पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत पावर है, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर है, तो हम करते क्यों नहीं? क्या कारण है? क्या एमपीज को भी लेथार्जी हो गई है? क्या सरकार ये नहीं चाहती है? तो ये सवालिया निशान उठता है. दीज एनेबलिंग क्लॉजेस कैन बी यूज्ड टू होल्ड हाइब्रिड मीटिंग्स और रिमोट मीटिंग्स. उनको अपने ही प्रिसिंक्ट्स के अंदर, मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां जहां से वो एमपीज हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ही बिठाकर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. बट द स्पीकर में परमिट द मीटिंग्स टू बी हेल्ड
outside as well. Sub committees often go on study tours outside Delhi as well. तो जो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ये अपने अपने प्रीसिक्ट्स, अब इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज को ना प्रिवेसी का ख्याल रखना पड़ता है कि जो whatever happens within the committee stays within the committee. तो ये जो privacy का इशू है, आप इसको बाहर भी तो कर सकते हैं, इसमें स्पीकर की मर्जी की जरूरत होती है और कुछ नहीं चाहिए होता. तो दिस इज समथिंग, ये देखो, ये prs.org, prindia.org की तरफ से एक महानुभाव जी हैं, उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है. नाउ ही एक्सपीरियंसेस a lot of legislative matters on a daily basis, एंड उन्होंने अपने पूरे सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस एडिटोरियल को रन किया है. सो मेक श्योर कि आप इस एडिटोरियल को ध्यान से समझिए, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे लिखते चलिएगा. द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी जो आ सकता है, वो भी दूर किया जा सकता है. अरे बड़े बड़ी कंपनीज जो भारत के अंदर काम कर रही हैं, छोटे से छोटे लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूट्यूब जैसे भी अगर बात करें, तो वहां पे भी एनक्रिप्शन हो जाती है. एंड इनफैक्ट इतना बड़ा इशू है भी नहीं जितना बना रहे हैं. कारण क्या है कि जब आप बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का लोकसभा टीवी एक अलग से चल रहा है, राज्यसभा टीवी एक अलग से चल रहा है. तो जब सब चीजें आप ऑलरेडी दिखा ही रहे हैं, तो एक दो चीजें जो नहीं दिखानी है वो तो ऑब्वियसली ऑफ कैमरा रह सकती हैं. सिक्योरिटी और सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है. वैसे तो देयर इज नथिंग सीक्रेट इन अ डेमोक्रेसी, बट स्टिल ये रखा जा सकता है. कमिटी मीटिंग्स ऑन द अदर हैंड में रिक्वायर सिक्योर रिमोट वर्किंग टूल्स, और वो चीजें मैंने जैसे आपको बताया, जैसे कंपनीज के पास है और ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज उस चीज को यूज तो कर रही हैं. तो देर इज नो रीजन दैट द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट अडेप्ट दीज सोल्यूशन. इनफैक्ट आप बेंगलुरु जाएंगे तो बेंगलुरु में सारे के सारे सोल्यूशंस अवेलेबल है. तो हम अपने ही जहां से क्या आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं. ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर लिंक्ड विद फाइबर ऑप्टिक लाइंस. सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है. भारत नेट की आप स्कीम चला के रखे हुए आपने, भारत नेट, है ना. If there is a problem of connecting the constituency office of MPs, they could use such government facilities जो सरकार ने बना रखी है. If parliamentarians think that they are sentinels of the people, कि लोगों के वो तारनहार हैं, they should find a way to perform their constitutional duties. ये उनकी ड्यूटी है कि सरकार से सवाल पूछें, एंड सरकार से हेल्दी बेसिस पे सवाल पूछना लाजमी भी है, पूछा भी जाना चाहिए. पिछले 3 महीनों की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर करीब करीब 5,000 नोटिफिकेशन, सिर्फ 3 महीने में 5,000 नोटिफिकेशन इशू की, और किसी एक पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. एक पे भी सवाल किसी ने नहीं पूछा. मीडिया ने जरूर कुछ पूछा होगा, आप जानते हैं बहुत सारे मीडिया चैनल्स कुछ फजूल फजूल के भी, अजीब अजीब तरीके के भी सवाल बनाते हैं, बट स्टिल there was no legitimate questioning of these 5,000 notifications. Now the appropriateness of these circulars need to be examined by the parliament और उसकी committees के द्वारा. In ordinary times parliament would have its next session in the second half of the July. अगले महीने second half में एक सेशन शुरू हो जाने वाला था, उसको मॉनसून सत्र बोलते हैं. आज के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, पार्लियामेंट शुड मीट सूनर. जुलाई का वेट नहीं करना चाहिए, ये बात बोली जा रही है. परहैप्स विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, हो सके तो जून में ही मिल लीजिए, क्या दिक्कत है ना. इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज वेल एज आईटी प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड. इन चीजों को यूज कीजिए और पार्लियामेंट के लिए इसके हार्नेस कीजिए कंट्री की आईटी स्ट्रेंथ को. एंड बटरेस मतलब उसको नीचे से जमीन से जोड़ के रखिए. आर क्रेडेंशियल्स एज अ परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी, सिर्फ नाम की नहीं है, हम डेमोक्रेसी इन एक्शन. तो ये बातें बोली इस एडिटोरियल ने. मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स. नाउ टाइम टू डिसकंटिन्यू क्यों कहा गया है? बेसिकली रीजन क्या है? इट हैज लेड टू वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या कह रहे हैं, बेसिकली सेंटर जो है अभी रिसेंटली दोबारा से उस चीज के ऊपर आ गया है कि ये जो मच अब्यूज्ड स्कीम है फ्री पावर टू द फार्मर्स, उसको आपको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. उसकी जगह पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लगा देना चाहिए. नाउ सेंटर हैज प्रिस्क्राइब्ड फ्री पावर सप्लाई स्कीम शुड बी रिप्लेस्ड बाय डीबीटी एज अ कंडीशन टू अलाउ स्टेट्स टू इंक्रीज देयर बोरोइंग लिमिट. अगर आपको आपकी बोरोइंग लिमिट बढ़ानी है तो आपको पहले तो ये जो फ्री पावर सप्लाई स्कीम है इसको हटा के डीबीटी लगाओ पहले, तो ये कंडीशन लगा दी. ठीक है जी. तो ये जो बोरोइंग लिमिट है
इसको हम जनरली नाम से जानते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस, जनरली हम इस नाम से जानते हैं, और ये दिया जाता है बाय थ्रू आरबीआई। तो जो स्टेट्स की सरकारें हैं आरबीआई से लोन लेती हैं वेज एंड मींस एडवांसेस, मतलब अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो एडवांसेस लेती हैं आरबीआई से, दैट इज नोन एज डब्ल्यूएमए, वेज एंड मींस एडवांसेस। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि सेंटर की सरकार ने ये बोला है कि आप डीबीटी जो है वो लगा दीजिए, फ्री पावर ना दीजिए फार्मर्स को, डीबीटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। अब की बार क्या फर्क है, अब की बार ये फर्क है, अब की बार टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया है इसको इंप्लीमेंट करने का। भैया आप भाग नहीं सकते, दिसंबर 2020 के अंदर अंदर, 2020 दिसंबर से पहले पहले आपको कम से कम अपने स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना होगा, और अगले फाइनेंशियल ईयर में उसका फुल रोल आउट निकालना होगा अगर आप ये बोरोइंग लिमिट एनहांस करवाना चाहते हैं। और तमिलनाडु was the first state to introduce free power in 1984. It is strongly resisting this center's stipulation. अब स्टेट्स का रिस्पॉन्स अगर हम देखें, जब फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का मैंने बताया आपको 1984 में पहले फ्री पावर इसने जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस फ्री पावर। अब ये स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है सेंटर की इस स्टिपुलेशन को। सिमिलरली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पे फ्री पावर स्कीम चलती है, और इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि वो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो चाहे पंजाब की बात करें, पंजाब में भी देखिए काफी लोगों को आदत हो जाती है, ये आदत भी पड़ जाती है, जब फ्री की चीज मिलने लगती है तो सबको आदत पड़ जाती है। देखिए मान के चलिए आप एज बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, वेरियस सर्विसेज जहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपको मैं बता के चल रहा हूं दैट आपको एक बात माननी होगी दैट डेमोक्रेसी is not something like a God gift. Democracy is not a God's gift to mankind. ये मान के चलिए, वो मोनार्की था। Democracy basically is a social contract between citizen and the state. स्टेट आपसे आपकी ड्यूटीज लेता है, बहुत सारे टैक्सेस लेता है, एंड उसी के सिर पे आप बेसिकली, जैसे इंश्योरेंस का काम चलता है ना, उसी तरीके से कि आप टैक्सेस पे करते हैं तो आपको सड़कें मिलती हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे क्या करेंगे, आप कितने फीट की सड़क बनाएंगे, हर एक इंडिविजुअल सड़क नहीं बना सकता। इसी वजह से स्टेट एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी के अंदर, एंड उसी बेसिस पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लेन देन है, आपको राइट्स मिलते हैं, आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। सो दिस वाज समथिंग जो कि यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में पूछा था। एंड याद रखिएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ डेमोक्रेसी दे आर कोरिलेटिव, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। 15 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र हैज बीन दी ओनली स्टेट जिसने ये स्कीम को स्क्रैप किया था। एक साल के अंदर अंदर जैसे ही शुरू किया, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र ने इसको खत्म कर दिया। कर्नाटका वाज इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम सिंस 2008 एंड इट मे बिकम द फर्स्ट सदर्न स्टेट टू हैव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन पावर सप्लाई। अभी बहुत जल्दी ये होने वाला है। 4 साउथ के स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, एटलीस्ट ये पांचों स्टेट्स, चार ये और पांचवा पंजाब, 33,000 करोड़ रुपए एज पावर सब्सिडी बिल्स देते हैं। एन अमाउंट स्टेट्स विल स्ट्रगल टू मीट ड्यू टू रिसोर्स क्रंच। इतना पैसा देते हैं क्यों? क्योंकि पावर फ्री में देनी पड़ती है। अब जो बिल एक एंड कंज्यूमर नहीं पे करेगा, तो वो पावर सप्लाई का जो बिल है वो कौन पे करेगा? स्टेट्स पे करेंगे। नाउ यूनिवर्स द फाइनेंशियल स्ट्रेस अपार्ट, दिस यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम हैज लेड टू डेलीटीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कारण क्या है कि इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है। जब बिजली फ्री की है, अब इस बिजली से करते क्या है, वो लगाते हैं पंप, फार्मर्स लगाते हैं इस बिजली से पंप। तो जब पंप लगाते हैं, पंप से क्या निकालना है? पानी निकालना है ना। तो पंप सेट से पानी को सप्लाई करते हैं, तो इससे बिजली की भी वेस्टेज होती है, पानी की भी वेस्टेज होती है। तो दोनों तरफ वाइड स्प्रेड वेस्टेज है, इनहेरेंटली अगेंस्ट इंसेंटिवाइजिंग इवन अ कंसेंशियस farmer to conserve the two precious resources, that is water and electricity. भारत जो है, it is the largest user of ground water. Now this is something I feel के prelims में आ सकता है, आपने इसे नोट कर लेना। इनफैक्ट ये एसेज में बहुत उम्दा तरीके से यूज हो सकता है, तो आपने नोट कर लेना बस।
251 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें टोटल चाइना और यूएस का मिला के भी उससे भी ज्यादा हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। बता लो, कर लो बात, है ना। टू सस्टेन देयर एक्टिविटी फार्मर्स नीड टू गो फॉर सबमर्सिबल या फिर हाई कैपेसिटी पंप सेट्स। तो ये हाई कैपेसिटी पंप सेट्स या फिर ये सबमर्सिबल, सबमर्सिबल वो होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं। जो हाई कैपेसिटी पंप सेट्स होते हैं वो फिर बिजली ज्यादा खींचते हैं। इन सभी कारणों से आप मान के चलिए पानी भी वेस्ट होता है, बिजली भी वेस्ट होती है। अब हो क्या रहा है, द एक्सटेंशन टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिस स्कीम ओवर द इयर्स हैज ओनली एनकरेज्ड इंस्टॉलेशन ऑफ मोर पंप सेट्स। ज्यादा से ज्यादा पंप सेट्स लगने लग गए हैं। इनफैक्ट कर्नाटका इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल्स, जहां पे इरिगेशन पंप सेट्स जो हैं वो करीब करीब 17 लाख हुआ करते थे 12 साल पहले, आज दुगने के आसपास हो गए, 30 लाख हो गए। देयर इज मिसयूज ऑफ दिस स्कीम एंड इट इज नॉट जस्ट बाय सेक्शन ऑफ फार्मर्स। जो फील्ड ऑफिशियल्स भी हैं वो भी इसे मिसयूज करते हैं। यहां से करप्शन भी निकलकर बढ़ती है, करप्शन भी बढ़ती है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। इट इज नॉट जस्ट द फार्मर्स, इट्स ऑल्सो द फील्ड ऑफिशियल्स। नाउ एब्सेंस ऑफ मीटर्स, जहां पे वो कनेक्शन दिया जाता है तो वहां पे कहीं पे भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो रही। सेग्रीगेशन ऑफ फीडर की, कहां से फीडर किस तरीके से आ रहा है, मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, कहीं से कुछ भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो रही ऑफ कंजम्पशन। और वो जब नहीं होती तो वो सारा का सारा मामला ट्रिकी हो जाता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनको क्या फायदा है, उनको ये फायदा है कि वो बेसिकली इन पोर्शन, ये जो पूरा एग्रीगेट कह लीजिए, पूरा इसमें जो खर्चा निकल कर आता है, जो फार्मर्स की कंजम्पशन की तरफ से आता है, फार्म सेक्टर की एनर्जी कंजम्पशन को वो मिला देते हैं अपने लॉसेस के साथ, क्लबिंग अ पोर्शन ऑफ द लॉसेस विद दिस एनर्जी कंजम्पशन बाय द फार्म सेक्टर, और वो फिर सरकार से सब्सिडी के तौर पे क्लेम कर लेते हैं, है ना। तो वहां पे वो पैसा खा लेते हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से भी कह लीजिए लीकेजेस हैं। ये बेसिकली इसको कहा जाता है लीकेजेस, राइट। तो वो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस जो उनको हो रहे हैं वो भी अपने इन्हीं बिल के साथ ऐड करके दे देते हैं सरकार को कि हमें नहीं पता जी, हमारा तो इतना खर्चा हो गया, आप हमें सब्सिडी दे दो। सरकार को देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द स्कीम। प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्कीम्स हैव अ कपल ऑफ वैलिड पॉइंट्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत मलती चल रहा है। ये फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर करती ही थी स्कीम, क्योंकि फ्री पावर आप प्रोवाइड करते थे, वही खर्चा लोग अपने न्यूट्रिएंट इनटेक के ऊपर, अपटेक के ऊपर लगाते थे। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देती थी लैंडलेस वर्कर्स को। लेकिन इसी चीज को आप ध्यान से समझें तो इसके अलावा अगर आप डीबीटी भी करते हैं तो वो भी सेम चीज को इंश्योर कर सकती है। व्हेन फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज थ्रू कैनाल्स गेट वाटर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, it is but fair that those not covered by canal irrigation should be given free electricity। जब जिस बंदे के पास कनाल इरिगेशन की फैसिलिटी है उसको आप पानी फ्री में दे रहे हो, तो जिसके पास नहीं है उसको तो देनी चाहिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स जो कि स्कीम के फेवर में, हक में है ना। तो ये नोट कर लेना आपने, ये हक वाले भी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बैलेंस करके चलना है, ये बहुत जरूरी है। नाउ इसके अलावा व्हाट कैन बी डन इज एक फेयर प्राइसिंग मैकेनिज्म निकाला जा सकता है, जहां पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की आप बात करें जो कि कनाल इरिगेशन, कनाल सप्लाई से बाहर हैं, उनको फ्री पावर सप्लाई दीजिए, albeit with restrictions। लेकिन there is no justification for perpetually continuing the scheme। कोई भी justification नहीं है, जैसा हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ा भी। Those enjoying free power, उनको ऐसा हो सकता है उनको समझाना पड़े कि the need for judicious use of groundwater and how to conserve it, कि ये पानी कितना जरूरी है। लॉकडाउन के समय क्लाइमेट चेंज ने थोड़ा सा रुख बदला है, तो कह लीजिए गर्मी थोड़ी कम है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज ने तूल पकड़ ली तो ये ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने वाला था। इनफैक्ट ऐसी अफवाहें थी या कह लीजिए ऐसे रिपोर्ट्स थे कि 2027 के बाद भारत जो है वो वाटर डेफिसिट हो जाने वाला है। वाटर डेफिसिट, कि पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा और पानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बहुत कम एग्जिस्ट करेगा। 2027 का एक थ्रेशोल्ड ईयर हमें दिया गया था। मेकिंग यूज ऑफ दिस सिचुएशन जो कि पेंडेमिक ने क्रिएट की, सेंटर जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज ले आए ऐसे एरिया में जहां पे लॉन्ग ओवरड्यू था चेंज, एटलीस्ट इन द एरिया ऑफ पावर सेक्टर। ये जो अटेम्प्ट है इट कैन यील्ड मीनिंगफुल रिजल्ट्स ओनली इफ देयर इज अ चेंजिंग माइंडसेट्स ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर चेंज करेंगी, क्योंकि अगर स्टेट सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए समझिए कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इज अ
स्टेट सब्जेक्ट, अगर स्टेट सही तरीके से इसको पिकअप नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दैट इज व्हाट दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस एडिटोरियल। हाँ, अब जाने से पहले आप सबसे अनुरोध, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो वेरियस अदर एग्जाम्स हैं, ग्रेड ए सर्विसेज हैं, पर्टिकुलरली ग्रेड ए सर्विसेज, जहां पे भी सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जहां पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, यूपीएससी के हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो। सो आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग इसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसी के साथ एक छोटा सा प्यारा सा इत्तू सा बेल आइकन होता है, उसे भी दबाइएगा। उससे फायदा क्या होगा कि हम और आप जो इतने दूर दूर बैठे हैं, तो आपकी और हमारी दूरी को ये नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे टिंग करके ऐसे घंटी बजाएगा और उस दूरी को दूर कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। हैव एन ऑसम डे अहेड।